नमस्कार। चलिए आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं को समझते हैं। देखिए, ये धाराएं सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी दिखाती हैं कि हमारा जो न्याय का सिस्टम है वो निष्पक्षता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समाज में शांति बनाए रखने के बीच एक बैलेंस कैसे बनाता है। तो आइए इन्हें एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरू करेंगे धारा 121 से, जो प्रॉपर्टी जब्त करने के मामले में एक बहुत ही फेयर ऑप्शन देती है। फिर हम देखेंगे कि धारा 122 कैसे कानूनी धोखाधड़ी को रोकती है। इसके बाद धारा 123 और 124 में इंटरनेशनल लीगल कोऑपरेशन की बात होगी। और आखिर में समझेंगे कि धारा 125 के तहत भविष्य में शांति कैसे बनाए रखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 121 से। ये सेक्शन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल को एड्रेस करता है। सोचिए, अगर किसी की संपत्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मतलब थोड़ा सा पार्ट, गलत पैसे से बना हो, तो क्या उसकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए? ये धारा कानून को एक बैलेंस्ड और फेयर अप्रोच अपनाने में मदद करती है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। मान लीजिए किसी ने एक घर बनाया है जिसमें ज्यादातर पैसा उसकी मेहनत की कमाई का है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा ऐसे सोर्स से आया है जिसका वो हिसाब नहीं दे पा रहा। तो क्या ऐसे में उसका पूरा घर जब्त कर लेना सही होगा? इसी मुश्किल का हल हमें धारा 121 में मिलता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, जब्ती या फॉर्फिचर। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जब कोर्ट के ऑर्डर पर सरकार किसी अपराध की सजा के तौर पर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना कोई मुआवजा दिए अपने कब्जे में ले लेती है, तो उसे जब्ती कहते हैं। तो धारा 121 काम कैसे करती है? देखिए, कोर्ट सीधे सीधे पूरी प्रॉपर्टी जब्त नहीं कर लेती। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, कोर्ट एक ऑप्शन देती है। वो कहती है कि आप प्रॉपर्टी के सिर्फ उस हिस्से के बराबर जुर्माना भर दीजिए जिसका सोर्स इल्लीगल है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि ऐसा कोई भी ऑर्डर देने से पहले उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। और आखिर में अगर वो जुर्माना टाइम पर भर दिया जाता है तो जब्ती का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और प्रॉपर्टी बच जाती है। चलिए, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक घर है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इसमें से 20 लाख रुपए एक ऐसे सोर्स से आए हैं जिसका मालिक कोई हिसाब नहीं दे पा रहा। तो धारा 121 के तहत कोर्ट उस मालिक को पूरे घर को जब्त करवाने के बजाय 20 लाख रुपए का जुर्माना भरने का ऑप्शन दे सकती है। अगर वो जुर्माना भर देता है तो उसका 1 करोड़ का घर बच जाता है। तो धारा 121 का सार क्या निकला? ये कानून में फेयरनेस यानी निष्पक्षता लाती है। ये तय करती है कि सजा अपराध के बराबर हो, उससे ज्यादा न हो। एक तरह से ये राज्य की शक्ति और एक व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाती है। अच्छा, तो धारा 121 ने तो एक फेयर ऑप्शन दे दिया, लेकिन क्या हो अगर कोई कानून से बचने की कोशिश करे? यहीं पर आती है धारा 122। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो ये पक्का करता है कि कोई भी कानूनी प्रोसेस को धोखा न दे पाए। एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर किसी को पता चल जाए कि उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है, तो क्या वो फटाफट उसे किसी रिश्तेदार को बेचकर या गिफ्ट देकर कानून से बच सकता है? धारा 122 इसी लूप होल को बंद करती है। ये प्रोसेस बहुत ही क्लियर है। देखिए, जिस मोमेंट कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई नोटिस जारी करती है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांसफर, चाहे वो बिक्री हो या गिफ्ट, कानूनी कार्रवाई के दौरान उसे इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर आखिर में प्रॉपर्टी को जब्त करने का फैसला हो जाता है तो उस ट्रांसफर को लीगली नल एंड वॉइड यानी शून्य मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे वो ट्रांसफर कभी हुआ ही नहीं था। तो सीधी सी बात यह है कि धारा 42 कानून के इरादे को प्रोटेक्ट करती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जस्टिस के प्रोसेस से बच नहीं सकता। ये रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी प्रोविजन है। अब जरा ग्लोबल लेवल पर चलते हैं। आज के टाइम में क्राइम की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो सवाल ये है कि हमारा जस्टिस सिस्टम दूसरे देशों के साथ मिलकर कैसे काम करता है। यहीं पर धारा 123 और 124 काम आती हैं, जो देशों के बीच लीगल कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क तैयार करती हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है संविदाकारी राज्य या कंट्रैक्टिंग स्टेट।
ये क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसा देश जिसके साथ भारत ने लीगल मामलों में एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई ट्रीटी या अग्रीमेंट साइन किया हो। ये धाराएं सिर्फ ऐसे ही देशों के साथ लागू होती हैं। ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। जब भारत को किसी दूसरे देश में कोई समन्स या वारंट भेजना होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जाता है, और ठीक वैसे ही जब किसी दूसरे देश से कोई लीगल रिक्वेस्ट भारत आती है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है, जो फिर उसे सही कोर्ट तक पहुंचाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ एक सेंट्रल चैनल की तरह काम करती है, जिससे पूरा प्रोसेस ऑफिशियल और ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और धारा 124 जो है वो इस सिस्टम में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो हर देश के साथ हुए समझौते के हिसाब से इन नियमों को कुछ शर्तों या बदलावों के साथ लागू कर सकती है। इससे इंटरनेशनल रिलेशंस में लचीलापन बना रहता है। चलिए अब आते हैं हमारी आज की आखिरी धारा पर, सेक्शन 125। ये सेक्शन सजा देने के बारे में उतना नहीं है जितना कि फ्यूचर में किसी गड़बड़ी को रोकने के बारे में है। इसका मेन पर्पस सजा सुनाए जाने के बाद अपराधी को भविष्य में शांति भंग करने से रोकना है। सोचिए, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जब किसी को पब्लिक पीस भंग करने के जुर्म में सजा होती है तो कोर्ट ये कैसे इंश्योर करे कि वो आदमी बाहर आकर फिर से वही हरकत नहीं करेगा? धारा 125 इसी का एक सोल्यूशन देती है। तो ये जो पीस बॉन्ड है ये किन अपराधों पर लागू होता है? ये खास तौर पर उन अपराधों के लिए है जो सीधे सीधे समाज की शांति को इफेक्ट करते हैं, जैसे पब्लिक पीस के खिलाफ कोई अपराध करना, हमला करना, किसी को धमकी देना या कोई भी ऐसा काम करना जिससे शांति भंग होने का खतरा हो। और ये बॉन्ड कितने टाइम के लिए हो सकता है? तो कानून कहता है अदालत किसी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरने का ऑर्डर दे सकती है। ये एक तरह से अच्छे व्यवहार की गारंटी होती है। तो धारा 125 के बारे में जो बातें याद रखनी है वो ये हैं, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जो सजा के साथ दिया जाता है। ये कुछ खास तरह के अपराधों पर ही लागू होता है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऊंची अदालत में अपील करने पर सजा रद्द हो जाती है तो ये बॉन्ड भी अपने आप खत्म हो जाता है। ये पावर सिर्फ निचली अदालतों के पास ही नहीं बल्कि अपीलेट कोर्ट्स के पास भी होती है। तो हमने इन 5 धाराओं को एक एक करके समझ लिया। अब फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या पिक्चर बनाते हैं और हमारी जस्टिस सिस्टम को कैसे पूरा करते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो धारा 121 फेयरनेस लाती है, धारा 122 धोखाधड़ी को रोकती है, धारा 123 और 124 इंटरनेशनल कोऑपरेशन को आसान बनाती हैं और धारा 125 फ्यूचर में क्राइम को रोकने का काम करती है। ये सभी धाराएं मिलकर न्याय प्रणाली को ज्यादा इफेक्टिव और बैलेंस्ड बनाती हैं।